तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड देखो, जो हमारी पॉलिटी की जो क्या चल रही थी, पीवाईक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है परमार सर की। कौन सी पीवाईक्यू सीरीज़? कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 6 है हमारा, पार्ट नंबर 6। ठीक है, जो हमारा पार्ट नंबर 6 हमारा चल रहा है, तो उसका क्या है, इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिवीजन। और रिवीजन में हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम थर्ड का रिवीजन करेंगे, जो थर्ड लेक्चर था हमारा पॉलिटी का चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे डायरेक्ट आप इन पीवाईक्यू सीरीज़ को ले रहे हो, तो इससे पहले आप थोड़ा नोट्स को देख लेना एक बार वन शॉट वगैरह से, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी उससे। और अगर नहीं देखते हो तो भी आपके समझ में यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि सर टॉपिक में काफ़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड ये हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, हिंदी मीडियम का वही है। तो बिकॉज देखो, इंग्लिश मीडियम में तो सर का एक एक्सप्लेनेशन ऑल ओवर द बेस्ट है, बट हिंदी में जो रहता है काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो वो इंग्लिश में बोल देते हैं। तो क्या है कि उसका रीज़न है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कि भाई उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाए। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जो पर्सनली फ़ील करता हूँ वही और सोचता हूँ कि मे बी सर अगर पूरा पीपीटी को भी अगर हिंदी में रखते हैं, तो वो चीज़ें क्या, ब्रेन क्या है, इमेज होती है उसको कैप्चर करता है। ब्रेन क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है। तो इमेज को कैप्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इमेज से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है कि हिंदी से डायरेक्ट हम इमेज पढ़ें, क्योंकि हमको इंडिया ने नोट्स को ही तो रिवीजन करना है क्लास लेने के बाद। तो जब नोट्स का रिवीजन करना ही है तो स्टार्टिंग ही नोट से पढ़ के करते हैं हिंदी वाले। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इसको हिंदी को करवा देता हूँ। तो कंप्लीट आप इसमें एंड तक क्लास में रहना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। एंड अगर तो ठीक है, लास्ट तक बने रहना और देखना क्या एक्सप्लेनेशन रहता है क्या नहीं। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो 1 क्या है, जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल और काउंसिल पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था, क्या प्रतिबंध लगाया गया था। तो देखो, इसमें देखो हमारे जितने भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन आए इस बार स्टेटमेंट बेस्ड आए। कैसे आए? स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, कैसे आए? स्टेटमेंट बेस्ड आए सारे क्वेश्चन। तो क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड मतलब आंसर सबके बड़े ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े अगर आंसर रहने वाले हैं तो हम भी क्या करेंगे, बड़े आंसर्स की ही प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो दे रखा है हमको, उसके तहत जो गवर्नर जनरल काउंसिल है पर उस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था। तो उन्हें क्या है, बिना अनुमोदन के युद्ध की घोषणा करने और संधि करने से मना किया गया। उनको क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल और काउंसिल पर था उस पर क्या था कि उनको क्या है, बिना अनुमोदन के युद्ध की घोषणा करने और संधि करने से क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में उसके। तो देख लेते हैं पूरा पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या था। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, कंपनी के विभेदित वाणिज्यिक निदेशक मंडल द्वारा देखभाल और प्रशासनिक कार्य, कहते हैं कंपनी के जो विभेदित वाणिज्यिक जो निदेशक मंडल द्वारा देखभाल के कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे वो उससे रिलेटेड थी। इसमें क्या है, प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था और यहीं से दोहरी नियंत्रण प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ सिस्टम कहा गया, क्योंकि इसका उद्देश्य संसद और कंपनी के निदेशकों के बीच मध्यस्थता करना था। जो पार्लियामेंट से जो कंपनी के मेंबर्स थे उनके बीच क्या था, मध्यस्थता करना, मीडियोकर का काम करना। ठीक है, फिर क्या है कि पहली बार भारत के अंदर, एक सेकंड रुकेंगे, तो जो पहली बार क्या था भारत के अंदर, पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश कब्जे का कहा गया। क्या कहा गया, जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश कब्जे के लिए कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं दोहरी नियंत्रक प्रणाली क्या थी, तो हाफ ऑफ सिस्टम। तो देखो, वाणिज्यिक कार्य के लिए निदेशक मंडल घोषित किया गया था, जो प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए ब्रिटिश संसद को नामित कर दिया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। किसका? पिट्स इंडिया एक्ट का नाम। फिर आ जाते हैं, क्या है क्वेश्चन कि जो समेकित करने के लिए भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो पहली बार जो विधि आयोग आया था उसकी स्थापना किस नियम के तहत की गई थी, तो चार्टर एक्ट आया था 1833 में, उसके तहत की गई थी। ठीक है, तो देखते हैं विधि आयोग क्या होता है सबसे पहले। तो देखो कि जो विधि आयोग होता है, ये इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और आज़ादी के बाद पहला 1955 में बना है विधि आयोग, है ना, आज़ादी के बाद का। और उसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़, याद रखेंगे ये चीज़ भी। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग है? 23वां, जिसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, समझ गए, 3 साल का। और प्रत्येक जो 3 वर्ष के लिए गठित होता है कौन सा, विधि आयोग। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं
कि चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या हुआ। तो देखो इसने क्या है, भारत में जो कंपनी के जो व्यापार चल रहे थे एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को जारी रखा। किसने? चार्टर एक्ट ने। फिर आ गए कि जो इसने क्या किया कि भारत में जो कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता का दावा किया, यानी कि जो कंपनी के जो क्षेत्र थे उस पर क्या किया इन्होंने? ब्रिटिश ताज की संप्रभुता का दावा कर दिया। और इसने क्या किया? ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। कौन सा? इंपॉर्टेंट पड़ता है, ध्यान रखना, ही सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्ट 1813 का चार्टर। ठीक है, क्या ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी और भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए थे इन्होंने। ठीक है, उस टाइम पे 1 लाख बहुत होते थे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है कि राज्यपाल गवर्नर की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। जो राज्यपाल गवर्नर था उसकी कार्यकारी जो परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को नामित किया गया था, शामिल किया गया था। फिर इसने क्या किया था? इसने जो भारत की स्थानीय सरकारों के व्यक्तियों पर कर लगाने और ऐसा न करने के व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार दिया था। किसको दिया था? स्थानीय सरकारों को। ठीक है, व्यक्तियों पर कर लगाने और ऐसा न करने पर व्यक्तियों को दंडित करने की अधिकार दे दिया था। किसने? इस अधिनियम में 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो चार्टर 1833 का भी आया था। फिर एक 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, सेंट हेलेना अधिनियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेंट हेलेना अधिनियम। तो जो बंगाल के जो कौन थे? गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, सेंट हेलेना अधिनियम। और ये अंतिम कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के। कौन? अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बना था? भारत का। तो अंतिम तो थे विलियम बेंटिंग। और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग ही थे। ठीक है, याद रखेंगे विलियम बेंटिंग के बारे में ये चीज़। फिर आ जाते हैं बम्बई और मद्रास के गवर्नर प्रांतों। जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, तो बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, गवर्नरों को मुंबई और मद्रास को। इसने क्या है? ईआईसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक संस्था बन गई। ठीक है, और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया इसका, किसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? 1833 का। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि इसमें क्या था? भारतीय कानूनों को समेकित किया और संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया था। इसने जो सिविल सेवक थे उनके चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता की प्रणाली थी उसको शुरू करने का क्या किया था? प्रयास किया। फिर आ जाते ताज का शासन, जो क्राउन रूल आया था ना वो। तो देखो भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 में, जिसमें रानी की घोषणा के नाम से जाना जाता है। उसमें ताज का शासन आया था और भारत का जो पहला राज्य सचिव कौन था? स्टैनले। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अब विशेषताएं देखेंगे ताज शासन का। तो ताज शासन की क्या क्या विशेषता है? इसमें क्या था? जो भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था ताज शासन में। और लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के प्रथम वायसराय। तो अभी हमने पढ़ा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे वो? विलियम बेंटिंग। ठीक है, याद रखेंगे ये भी हम। बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम, ये दोनों थे। और इसने क्या किया था? जो ताज शासन है इसने नियंत्रक बोर्ड निदेशक मंडल को समाप्त करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया इसने। ठीक है, दोहरी सरकार प्रणाली को। इसने भारत के लिए एक नया कार्यालय सचिव राज्य बनाया जिसे भारत के प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ 15 सदस्यीय भारत परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था जो। तो देखो भारतीयों को जो कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ते 1862 में वायसराय ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या है? विधायी शक्तियों को बहाल करके, जो विधायी शक्तियाँ थी उनको बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना के प्रावधान किया गया था। ठीक है ना। 1859 में कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। इसने क्या है? वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने थी। ठीक है, इस अध्यादेश की। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? जो रेगुलेटिंग अधिनियम था उसके द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषदों में कितने सदस्य थे? तो टोटल कितने थे? 4 थे। एक गवर्नर जनरल था, 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है, याद रखेंगे ये भी हम चीज़। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? 1 महीने के भीतर। ठीक है, पहले 2 महीना था,
फिर 44 से क्या हुआ, 1 महीना हो गया, और 44 से कैबिनेट शब्द भी जोड़ा गया है, और 44 से देखो जो आंतरिक अशांति है राष्ट्रीय आपातकाल में उसको बदल कर क्या कर दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, समझ गए। और देखो 38वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, आपातकाल को चुनौती की नहीं दी जा सकती न्यायालय में, ठीक है ये हो। फिर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया, मिनर्वा मिल्स केस था 1980 का। ठीक है, आ गया होगा समझ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें देखो अब भाग नंबर 18 में क्या क्या है, तो देखो भाग 18 के अंदर है ये क्या, आपातकाल। ठीक है, टोटल 352 से 360 जर्मनी से ग्रहण किया गया वाइमर संविधान से। ठीक है, क्योंकि देखो जर्मनी में आता है मनी, और मनी ऑलवेज क्या है, आपातकाल के टाइम पे काम आता है, तो उससे याद रख सकते हैं कि जर्मनी से लिया गया है। तो देखो आपातकाल राष्ट्रीय आपात होता है, राज्य आपात यानी राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात होता है। ठीक है, उद्घोषणा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। ठीक है, अब तक कितनी बार हो चुकी है घोषणा, तो देखो 1962 के अंदर जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो देखो जो क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, अक्टूबर 1962 1968 तक हुआ था। तो भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थे उस टाइम प्रधानमंत्री, तो तब हुआ था एक बार राष्ट्रीय आपातकाल। फिर 1971 के दौरान जब भारत पाक युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो तब हुआ था एक, तब हाँ एक चीज़, जब इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी तो राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे वी गिरी। ठीक है, फिर आ जाते हैं 1975 में आंतरिक अशांति के रूप में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, 2 बार इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग उद्घोषणा का आधार क्या होता है, तो देखो उद्घोषणा का आधार है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। मैंने बताया था जो आंतरिक विद्रोह अशांति थी उसको 44वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर दिया गया, 2015 26 नवंबर संविधान दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी देख लेते हैं इसमें। तो देखो 358 में और 359 दो हैं। ठीक है, तो देखो 358 के अंदर क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों में निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दे रखे हैं, तो देखो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। और जो 359 में क्या दे रखा है, जो राष्ट्रपति है तो अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 358 में क्या है, अनुच्छेद 19 के बारे में, तो 19 में जो 6 मूल अधिकार प्रदत्त किए गए ना अधिकारों को, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। अगर सशस्त्र विद्रोह है तो उसमें क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, तब ये निलंबित नहीं हो सकते। समझ गए। नेक्स्ट आता है लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। तो देखो एक बार जब इसे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बता रहे हैं, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन आपातकाल लागू होने के बाद या विस्तार, मतलब जैसे लागू हो गया तो विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता ये। ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है इसको, लेकिन 6 महीने से अवधि तक जारी नहीं रहेगा, फिर दोबारा उसमें बहुमत करवा के और क्या करना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, वापस बढ़ाना पड़ेगा। फिर आ जाता है राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, तो इसके क्या है, इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत, देखो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, उसमें क्या चाहिए, उसमें चाहिए विशेष बहुमत। क्या चाहिए उसमें, विशेष बहुमत। और जो ये है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय, इसमें साधारण बहुमत से अनुमोदित हो जाएगा 2 महीने के भीतर, और मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक जारी रहता है राष्ट्रपति, अधिकतम 3 साल तक रह सकता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। अब देखो निरसन कैसे होता है इसका, तो देखो संसद की मंजूरी की आवश्यकता के बिना राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि लोकसभा केवल साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित करे तो राष्ट्रपति फिर आपातकाल को रद्द करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, वैसे कभी भी कर सकते हैं संसद की मंजूरी से। और आपातकाल के जो दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति के अंडर आ जाएगा तो राज्य सूची भी राष्ट्रपति के अंदर आ जाएगी, तो बना सकता है कानून किसी भी विषय पर। आपातकाल के जो समाप्त हो जाएगा तो 6 महीने बाद ये जो कानून बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य पूछा है, तो छठी अनुसूची में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का लागू है छठी अनुसूची। तो देखो TEARS O यानी कि अदर शेड्यूल एरियाज, तो उसमें पता है क्या कौन कौन से राज्य, ATS
एम ATM एम विदाउट मनी, यानी कि मणिपुर नहीं है उसमें, मिज़ोरम है और मेघालय है, अरुणाचल क्या है, असम है और त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये सब क्या है उसमें, तो उसमें ना तो नागालैंड है ना उसमें अरुणाचल है, तो गलत हो जाएगा ये पहला। फिर है कि स्वायत्त जिला परिषदों को निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। हाँ बिल्कुल, कौन सा, छठी अनुसूची का, हाँ, कि जो जिला परिषद उन पर कानून बनाने का अधिकार देगा, तो केवल 2 सही है। ठीक है, तो देखो आप सारी अनुसूची पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखो अनुसूची 1 में टी से, टी यानी टेरिटरी, मतलब कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का विवरण है। टी ई यानी इमोल्यूमेंट्स और क्या, वेतन और भत्तों के बारे में इमोल्यूमेंट्स। तो देखो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की विशेष शक्तियों के वेतन के वितरण में बारे में अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञान। तो TEA यानी क्या, अफर्मेशन एंड ओथ। ठीक है, आ गया समझ। फिर अनुसूची 4 RTEAR आ गया, आर यानी राज्यसभा, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, संसदों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आ जाएगा एस यानी शेड्यूल एरिया, तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का कानूनी का विवरण। ठीक है, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट क्या है, फिर क्या आ जाएगा ऑफ यानी अदर शेड्यूल एरिया। तो देखो ये ट्रिक, ATM विदाउट मनी होता है। ठीक है, मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, नियंत्रण और कानूनों का विवरण। मणिपुर नहीं आएगा, मणिपुर नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं अनुसूची 7 में, तो क्या हो जाएगा OF यानी फेडरल प्रोविजंस। तो अनुसूची 7 में क्या होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य, संघ, राज्य सरकार की शक्तियों का विस्तृत सूची होती है। फिर आ जाते हैं STERS ऑफ ओल्ड आ जाएगा, ओल्ड यानी क्या हो जाएगा, ओ यानी क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कितनी है, मूल रूप से 14 थी, अब कितनी है, 22 है। ठीक है, फिर L आ जाएगा, L यानी लैंड प्रोविजंस, यानी कि अनुच्छेद 9 में क्या है, कुछ विनिमय सत्यापन, कुछ अधिनियमों और विनिमयों का क्या क्या था, सत्यापन, यानी लैंड प्रोविजंस है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत। फिर आ जाएगा डी यानी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो डिफेक्शन लॉ आ जाएगा, दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का विवरण है 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट क्या है, फिर आ जाएगा ओल्ड PM आता है, तो P से पंचायत और M से मुनिसिपैलिटीज़, यानी कि पंचायतों की जिम्मेदारियों की शक्तियाँ दे रखी 73वें संविधान संशोधन 1992 और 12 में दे रखा है नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी शक्तियाँ 74वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, फिर आ जाते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद, तो इसके तहत देखेंगे समावेशी शासन सुनिश्चित करने और आदिवासी समुदायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका। 5वीं अनुसूची में वर्णित है राज्य कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो जो 5वीं अनुसूची में जो वर्णित है राज्य कौन कौन से हैं, 5वीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश है, 5वीं में के अंदर है क्या, शेड्यूल एरियाज, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 आया था, उसके द्वारा निदेशक मंडल के संबंध में प्रमुख प्रावधान क्या था, तो उसने क्या किया था, नागरिक सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बना दिया। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह किसको बना दिया, नागरिक और सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार को जवाबदेह बना दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं, इसका हमने एक एक्सप्लेनेशन देख ही लिया है। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित में न्यायिक घटनाओं को कलानुक्रम में व्यवस्थित करो। तो इनमें से कौन कौन सी किस कब कब हुई थी, कलानुक्रम में बताना है। तो देखो सिंपल है, इसमें बेरूवारी यूनियन मामला 1960 में हुआ था, ऐसे आया था। उसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिए थे सन, सिर्फ यही दिए थे। तो देखो बेरूवारी सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद केशवानंद भारती आया था, ठीक है, LIC के बाद में 1973 में। फिर SR बम्बई मामला आया था 1994 में। तो 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्रम में व्यवस्थित। अब देखते हैं बेरूवारी के अंदर क्या होता है। देखो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, नेहरू नून समझौता था 1958 में, उसके तहत बेरूवारी क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 143 के अंदर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, उसके तहत बताया गया है उसमें कि अनुच्छेद 2 के तहत राज्य का क्षेत्र क्या है, ग्रहण कर सकता है, बट त्याग नहीं सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ नवा जो संशोधन हुआ उसके तहत क्या हुआ, जो बेरूवारी मामला है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का हिस्सा नहीं है, बेरूवारी ने कहा। ठीक है, फिर हमारा केशवानंद भारती ने कहा कि है और इस पर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसका आया था हिस्सा
किसका? केशवानंद भारती 1973। जो 100वां संशोधन हुआ उसमें भारत बांग्लादेश का सीमा समझौता हुआ है। भारत टोटल कितने हैं? भारत ने शायद लगभग टोटल, बांग्लादेश ने हमको 30 या 30 के 50 के समथिंग में दिए और भारत ने 60 से प्लस उसको देश क्षेत्र किसको किए हैं अलॉट? बांग्लादेश को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भूमि समझौता हुआ था भारत बांग्लादेश का। फिर आ जाते हैं हम लोग मामलों को ढंग से देखेंगे थोड़ा। तो देखो पहले आएगा बेरूवारी संघ मामला 1960। तो इसमें क्या था? क्या भारत अपनी भूमि किसी अन्य देश को दे सकता है? इसके बारे में था। तो देखो इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भारतीय क्षेत्र को देने के लिए संविधान संशोधन 368 आवश्यक है, केवल कार्यपालिका साधारण कानून से नहीं देगा, उसके लिए 368 में क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। महत्व क्या था? यह स्थापित किया गया कि क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन ज़रूरी है। फिर आ जाता है केशवानंद भारती मामला 1960। तो संसद की संशोधन शक्ति की सीमा क्या है? तो न्यायालय ने कहा कि संसद में संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचा मतलब क्या है? जो क्या है? संरचना है, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, प्रस्तावना हो गई, इनको नहीं, न्यायिक के जो आदर्श हो गए इनको नहीं बदल सकती है। ठीक है, और बुनियादी संरचना सिद्धांत की स्थापना हुई, जैसे लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, फिर आ जाते हैं SR बम्बई मामला 1994 में आया था। अनुच्छेद जो 356 का क्या किया गया था? दुरुपयोग किया गया था इसमें, और न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसका मनमाने तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो राष्ट्रपति शासन है, SR बम्बई मामला 1994 में, ये क्या है? न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पहले नहीं था, फिर जब संशोधन हुआ तो क्या हो गया? अधीन हो गया, और जो संघवाद को मजबूत किया गया और उन 356 का दुरुपयोग पर रोक लगा दी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बताए गए मूल्यों का सही क्रम आखिरी तक क्या है? तो देखो उसमें पता है कैसे है? न्याय किसका, क्या पूछा है? प्रस्तावना में बताए गए मूल्यों का सही क्रम पूछा है। तो देखो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तो हमको पता ही है, न्याय इससे पहले आता है। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना में पढ़ लेते पूरी। संविधान का पूरा सार प्रस्तावना के अंदर है। इसको पहचान पत्र किन्होंने कहा था? N.A. पालकीवाला ने, और कुंडली KM मुंशी ने कहा था। व्यापार समिति के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, KM मुंशी। और आभूषण समूह किसने कहा था? पंडित ठाकुरदास ने। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। उद्देश्य प्रस्ताव था वो देखो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। 13 दिसंबर 1909 से 13 तक चला था। फिर 13 को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, और 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया? अपना लिया गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत है। ठीक है, ऐसा लिखा गया था। अब देखते हैं कि संप्रभु, इनका मतलब क्या होता है? देखो संप्रभु यानी सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कि समस्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कोई बाहरी का आंतरिक दबाव नहीं है, मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को। समझे? तो ये क्या था? सॉवरेनिटी का। फिर आ जाते हैं गणराज्य। गणराज्य क्या है? कि जो राजा अध्यक्ष का जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, तो राजाध्यक्ष का, तो वो गणराज्य हो गया। समाजवादी मतलब क्या है? समाजवादी मतलब है कि निजी स्वामित्व या नियंत्रण के बजाय सार्वजनिक स्वामित्व की वकालत करता है। कौन? समाजवादी, है ना। निजी मतलब निजी स्वामित्व के बजाय, नियंत्रण के बजाय सार्वजनिक स्वामित्व। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है यहाँ पर। ठीक है, और पॉजिटिव है, हमारा देश कैसा है? पॉजिटिव सेक्युलर है, मतलब यहाँ पे सभी धर्मों को क्या निरीक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि अमेरिका, USA कैसा है? नेगेटिव है, उसमें किसी भी धर्म की कोई सहायता नहीं की जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट, संविधान के उद्देश्य क्या है? तो देखो उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 4 उद्देश्य हैं। तो देखो न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ग्रहण किया गया है। ठीक है, किससे? रूप से। 3 प्रकार के न्याय हैं। फिर देखो स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये फ्रांस से लिए गए हैं, बाकी न्याय के जो ये आदर्श जो है ना। फिर आ जाते हैं समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और बंधुत्व लिया गया है। ठीक है, तो देखो फ्रांस से ग्रहण किया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और संविधान अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जो बेरूवारी संघ मामला 1960 में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला था इसने। फिर आया केशवानंद भारती मामला 1973। इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संशोधित किया जा सकता है, ऐसा बोला था किसने? केशवानंद भारती जी ने। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। इसके तहत क्या क्या जोड़े गए? ISS मतलब इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? बाध्य योग्य नहीं है प्रस्तावना, यानी कि। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 आया था, उसके संबंध में सत्य कथन और उसका संवैधानिक निहितार्थ क्या है? ठीक है,
तो देखो जो भारतीय क्या आया था, अधिनियम आया था, कौन सा, सरकार अधिनियम 1919 आया था। तो उसमें द्विसदनीय व्यवस्था का निर्माण था। पहली बार केंद्रीय स्तर पर 2 सदनों की शुरुआत हुई। फिर देख लेते हैं पूरा भारत सरकार अधिनियम 1919 था क्या। तो देखो 1919 में क्या था, इस नियम को क्या बोलते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन आए थे इससे, ठीक है, और एसएससी में भी पूछे गए लास्ट ईयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस अधिनियम को मोटेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सचिव मोटेंग्यू और वायसराय कौन थे, चैम्सफोर्ड उस टाइम पे, इसलिए मोटेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919। विशेषताएं देखेंगे इसकी, तो प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन सा, केंद्रीय विषय और दूसरा प्रांतीय विषय। इसे आगे फिर 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा देखेंगे, तो आगे 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन थे, द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया, प्रांतों को 2 भागों में। तो कौन कौन से, पहला तो हस्तांतरित विषय थे, यानी कि गवर्नर जनरल उत्तरदायी नहीं था, और दूसरे थे आरक्षित विषय, जो गवर्नर जनरल जिसके लिए उत्तरदायी था। तो देखो हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि और आदि, ठीक है। और जो आरक्षित विषय थे जिसके लिए गवर्नर जनरल उत्तरदायी था, उसमें कौन कौन से थे, पुलिस, न्याय प्रशासन, कारागार, भू राजस्व और वित्त आदि, ठीक है। इन सब के लिए क्या था, गवर्नर जनरल उत्तरदायी था। और द्वैध शासन कहाँ लगा था, प्रांतों में, ठीक है। अब देखेंगे कि इसने क्या है, देश में पहली बार द्विसदनीय प्रणाली और प्रत्यक्ष चुनाव को शुरुआत की, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद और एक निचला सदन विधानसभा शामिल था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 कमांडर इन चीफ के अलावा भारतीय होने चाहिए। इसके अनुसार क्या था, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से 3 कमांडर इन चीफ के अलावा बाकी सब क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। इसने क्या किया, इसे क्या है, लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और कुछ कार्यों के उसे हस्तांतरित कर दिए। लंदन में क्या बनाया गया था, भारत के लिए एक उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया गया था, ठीक है। और उसको क्या किया गया था, उसको एक सेकेंड, उसको क्या कर दिया था, उसके जितने भी कार्यालय बनाया गया था उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था। फिर आ गए थे सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। जो सिविल सेवक थे उनकी भर्ती के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। इसने प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया था इसने। कौन से ने, 1919 वाले ने। फिर एक और है मार्लिमेंटो सुधार आता है, इंपॉर्टेंट आता है बहुत। देखो ये 1909 में आया था, ठीक है। और इस अधिनियम को क्योंकि जो राज्य सचिव थे वो मार्ले थे और मिंटो कौन थे, वायसराय थे, उस हिसाब से आया था। अब सुनो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसने क्या है, जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे ना, वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों को जुड़ाव का प्रावधान किया था, भारतीय जुड़ने चाहिए। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय थे और बाद में उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन करा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लेके आया, उसकी शुरुआत की। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुसलमान मतदाताओं द्वारा किया जाता था। और मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक थे। मिंटो कौन थे, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक थे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके बाद ही चीज़ें थोड़ी मतलब ऐसे होने लगी, किस टाइप की, थोड़ी बिगड़ने लगी। तो 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था। इसमें क्या था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया प्रांतों के अंदर, जो किससे लगा था, 1919, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया इसने केंद्र के अंदर, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, उसका प्रावधान था, जिसमें प्रांत और रियासत इकाइयों के रूप में शामिल थी, प्रांत है ना। फिर इसमें 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू थी। इस प्रकार बंगाल, क्या किया इसने किया था कि जो क्या थे, जितने भी ये थे हमारे, क्या थे कि जो 6 प्रांतों को जो द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें क्या थे कि इस प्रकार के जो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार को किसमें, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को द्विसदनीय बना दिया गया था, ठीक है। जिसमें एक विधान परिषद यानी उच्च सदन और एक विधानसभा निचला सदन शामिल था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। इसने क्या किया, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की, ठीक है। अनुसूचित जातियों, महिला, उनके लिए आरक्षित की। इसने वयस्क मताधिकार को बढ़ा दिया। कुल जनसंख्या में केवल 14% को ही वोट देने का अधिकार था, ठीक है।
फिर भारतीय जो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई इसमें ही है ना, संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाए गए, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में हुई थी, ठीक है, संघीय न्यायालय की। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने राज्यों की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? भारत में राज्य जो उधार लेते हैं उसकी शक्तियों के संबंध में सत्य कथन क्या है? यदि किसी राज्य पर केंद्र का कोई ऋण बकाया है तो उसे आंतरिक उधार लेने के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ऐसे ही थोड़ी ना ले लेगा किसी से भी। कोई भी राज्य केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना विदेशी स्रोतों से ऋण नहीं ले सकता, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, ठीक है। केंद्र की अनुमति होगी अगर कहीं से भी ऋण लेता है ऋण। तो कथन फर्स्ट का कौन से अनुच्छेद में? 293 का थर्ड, यानी कि केंद्र कोई ऋण लेने के लिए अगर बकाया है, अगर जैसे केस राज्य के ऊपर बकाया है तो केंद्र से कोई भी ऋण, केंद्र को किसी से भी ऋण लेने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? राज्य सरकार की अनुमति की, केंद्र सरकार की अनुमति की ज़रूरत होगी। और अनुच्छेद 293 के अंदर क्या है? राज्य द्वारा उधार लेना दे रखा है पूरे में, तो उसके क्लोज थर्ड में फर्स्ट कथन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो जो भारतीय संविधान के जो अंतर्गत राज्य निधियों के संबंध में सत्य कथन क्या है? जो राज्य निधि है, तो देखो राज्य की संचित निधि को अनुच्छेद 266 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, सही है। और बताएंगे कि केंद्र की को कौन सी निधि के अंदर किया गया है, सभी बताएंगे। बताओ बताओ। 277, सॉरी 177, ठीक है। आ गया समझ? आया कि नहीं? आ गया, ठीक है। और राज्य की आकस्मिकता जो निधि है उसका संचालन राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। जो राज्य की आकस्मिकता निधि है उसका संचालन राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। एक और दो दोनों सही है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो 266 है उसमें क्या लिख रखा है? भारत और राज्यों की संचित निधि, समेकित निधि और सार्वजनिक खाते संसद की बिना सहमति के सरकारें पैसा नहीं निकाल सकती हैं, ठीक है। 114 के अंदर क्या दे रखा है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या है? तो जो विनियोग विधेयक होता है भारत की संचित निधि से धन निकालने के अधिकृत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है विनियोग विधेयक। 266 में क्या दे रखा है? भारत की संचित निधि व्यय किस रूप में होता है? एक तो आरोपित व्यय होता है चार्ट, एक होता है व्यय बनाया किया गया। व्यय क्या है? बनाया किया गया, यानी मेड फ्रॉम मतदान योग्य और लोकसभा और राज्य। तो देखो व्यय दो प्रकार से होता है भारत की संचित निधि का। एक तो आरोपित व्यय, चार्ज हो गया, यानी कि मतदान योग्य नहीं होता, वेतन के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये मतदान योग्य नहीं है, इसके लिए मत की आवश्यकता नहीं है। और जो दूसरा व्यय है जो बनाया गया है, मेड फ्रॉम किया गया है, मतदान योग्य होता है, लोकसभा का मतदान चाहिए इसमें, ठीक है। फिर आते हैं अनुच्छेद 267 में क्या दे रखा है कि जो भारत की आकस्मिकता निधि है वो किस किस के काम में आती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है, केंद्र के। राज्य में राज्यपाल के हाथों में होती है, ठीक है, आकस्मिकता निधि। राष्ट्रपति और वित्त सचिव द्वारा संचालित होती है। और सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, अनुच्छेद 148 में लिख रखा है। ये क्या करते हैं? सार्वजनिक धन का संरक्षक करते हैं। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 12। तो देखो संघ राज्य समन्वय बनाए रखने के में अनुच्छेद 263 की क्या भूमिका है? तो देखो जो संघ और राज्य समन्वय बनाए रखने में अनुच्छेद 263 की भूमिका है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद ढांचा प्रदान करती है, कौन? अनुच्छेद 263, ठीक है। विधि आयोग में क्या है? विधि आयोग में दे रखा है गैर संवैधानिक निकाय है विधि आयोग एक। और क्या है? कार्यकारी निकाय है, ठीक है, गैर संवैधानिक है। नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषदों के लिए। हमने देखा था पूरे क्षेत्रीय परिषदें देखी थी, किसमें कौन से पार्ट? अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है? अंतर्राज्यीय 263 आर्टिकल, ठीक है। कौन होता है अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और बाकी अध्यक्ष राज्यों से लिए जाते हैं, राज्यों के जो विधानसभा से सदस्य लिए जाते हैं, जिनमें विधानसभा है, और जिनमें विधानसभा राज्यों में जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष और मतलब मुख्यमंत्री वगैरह, और जो मुख्यमंत्री और जो यूनियन टेरिटरीज़ के उसके प्रशासक लिए जाते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है? अल्टरनेटिव तरीके से हर साल कौन राज्यों का अध्यक्ष होता है? वो मतलब मुख्यमंत्री होता है, वो हर साल एक बार उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद है वो प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा गठन की जाती है। पहली बार 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर गठित की गई थी। PM इसके अध्यक्ष होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी UTC विधानसभा के मुख्यमंत्री होते हैं या प्रशासक होते हैं, ठीक है। फिर 262 आ जाता है। अनुच्छेद 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित किसी भी विवाद के निपटाने के लिए संसद द्वारा प्रावधान कर सकती है, संसद प्रावधान कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 307 के अंदर क्या है?
संसद अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित मामलों के निपटने के लिए प्राधिकरण नामित कर सकती है। कौन? संसद। ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कि किसी संवैधानिक संशोधन ने राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करना अनिवार्य बना दिया। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसने राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करना अनिवार्य बना दिया? तो वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये कौन सी अनुसूची में आता है? बताओ कौन सी अनुसूची में आता है? 73rd। बताइए। स्थानीय स्वशासन 11 याद रखेंगे। और ये संशोधन के थ्रू हुआ था ये। ठीक है। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया गया था, घोषणा की गई थी। और स्थानीय ग्रामीण सरकार को संवैधानिक स्थिति दी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। अब आ जाते हैं हम भाग नंबर 20 में क्या लिख रखा है। तो संवैधानिक संशोधन भाग 20 में, भाग 20 में, है ना। और भाग 18 में क्या है? क्या है बोलो? भाग 18 में आपातकाल है। और भाग 17 में क्या है? भाषा। ठीक है। 343 क्या है? राज्य की भाषा, संघ की राजभाषा हिंदी। समझे? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ। 368 में संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। और नगर पालिकाएँ भाग 9A में है। ठीक है। अनुच्छेद 343 से 343 तक 12वीं अनुसूची में लिखा गया है 18 कार्यात्मक विषय हैं। ठीक है। किसके अंदर? 12वीं अनुसूची के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं 44वां संविधानिक संशोधन 1978। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। राष्ट्रपति एक बार सिफारिश को लौटा सकता है, ये भी इससे हुआ। और आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति से रिप्लेस किया, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया था। ठीक है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान का नागौर। और दूसरा आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के नागौर ने किया 2 अक्टूबर 1952 को। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है पंचायत का विकास। तो देखो पंचायत का विकास कैसे हुआ। पहली आई बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी इसने। ठीक है। पहली ग्राम पंचायत गांव स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर और जिला परिषद पर जिला स्तर। ठीक है। इसमें देखो अशोक मेहता समिति आई। फिर सेकंड 1977 में 2 स्तरीय दी इसने, जिला परिषद और मंडल पंचायत। फिर आई LM संघवी समिति 1986, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर आई थुंगल समिति 1988। फिर आई गढ़गिल समिति 1988। फिर हुआ 73वां संवैधानिक संशोधन भाग नंबर 9 अनुच्छेद 243 से 243O और 11वीं अनुसूची। कौन सी? पंचायत के लिए, है ना। 29 कार्यात्मक विषय थे इसमें। ठीक है। और इसमें फिर क्या क्या हुआ जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे पूरी। तो देखो 243 के अंदर है परिभाषाएं, ए के अंदर है ग्राम सभा यानी एसोसिएशन से याद रखेंगे। फिर बी के अंदर है पंचायतों का गठन यानी कि क्या कर रहे हैं हम उनका, क्या कर रहे हैं? बॉर्डराइजेशन, यानी कि उनको क्या कर रहे हैं, या फिर उनको क्या कर रहे हैं हम? बेस कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं उनका। मतलब कि पंचायतों क्या कर रहे हैं? गठन कर रहे हैं। सी से आ गया पंचायतों की संरचना। संरचना यानी क्या है? हम क्या कर रहे हैं उनकी, क्या कर रहे हैं बोलो। सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा उसको क्या कर रहे हैं? कॉस्मोलाइजेशन, यानी कि ब्रह्मांड की तरह संरचित कर रहे हैं। ठीक है। फिर डी मतलब सीटों का आरक्षण SC/ST महिलाओं के लिए एक 1/3। तो डी से क्या हो जाएगा? डिफरेंस, यानी कि आरक्षण डिफरेंस ही तो है। ठीक है। फिर ई से क्या हो जाएगा? 243 पंचायतों की अवधि 5 वर्ष। ई से, तो ई से क्या हो जाएगा? ईयर से याद रखेंगे इसको। ठीक है। एफ से क्या हो जाएगा? सदस्यों के लिए अयोग्यता न्यूनतम 21 वर्ष। तो एफ से सदस्यों के लिए अयोग्यता कितनी है? एफ अयोग्यता को क्या लिखेंगे? फेल। ठीक है। 243 एफ के अंदर है। ठीक है, मतलब सदस्यों की अयोग्यता। 243 जी से क्या होगा? जी से क्या होगा? जिम्मेदारियाँ। ठीक है। फिर 243 एच यानी कि हटाना, तो कर लगाने की शक्ति और पंचायत निधि, यानी कि एच यानी कि क्या है मेरे पास? हॉर्स पावर, यानी कि कर लगाने की शक्ति और पंचायत निधि। फिर है आई 243 आई में क्या है? क्या है? वित्तीय आयोग का गठन, वित्तीय आयोग की समीक्षा। मतलब आई से यानी कि क्या कर रहा हूँ? स्टेबलाइज। फिर है जे से क्या? पंचायत के खातों का लेखा परीक्षण, यानी कि क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ? जार्गन, यानी कि कुछ कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़, गूढ़ नीति लिख रहा हूँ। फिर के से क्या है? पंचायतों के चुनाव। के से क्या हो जाएंगे? तो के को किस तरीके से डिनोट करेंगे? के यानी क्या होंगे? जनप्रतिनिधि को क्या बोलते हैं कि
243 एल के अंदर क्या है, केंद्र शासित, तो एल से क्या हो जाएगा, लैंड प्रोविजंस, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। फिर एम से क्या है, लैंड कौन से, यूटीज़, ठीक है। एम पे क्या हो जाएगा, केंद्र कुल क्षेत्रों में लागू नहीं, एम यानी क्या है, मतलब रोका हुआ है थोड़ा, है ना। एन से क्या हो जाएगा, वर्तमान कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता, तो जो वर्तमान कानून है पंचायतों क्या है, निरंतरता है, निरंतरता एन से, ठीक है। फिर ओ से क्या हो जाएगा, तो ओ से हो जाएगा चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप यानी ऑब्जेक्शन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है, सारे कि ये पंचायत के सारे आर्टिकल्स है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है पेशा एक्ट आया था 1996 में, भारतीय संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों 5वीं अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित किया था, ठीक है, 9 ने। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कि जो हमारे मौलिक अधिकार है और जो डीपीएसपी है उनके बारे में सत्य कथन बताओ। तो जो मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं लेकिन डीपीएसपी नहीं होते हैं, डीपीएसपी न्यायोचित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 37 के अंदर है, डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्याय संगत है, शासन में मौलिक है, ठीक है। फिर आते हैं मौलिक अधिकार देखेंगे तो भाग 3 में लिखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया, राजनीतिक लोकतंत्र लागू करते हैं मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग नंबर 4 में 36 से 51, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में क्या है, मददगार है। तो देख लेते हैं कि जो देखो समानता का अधिकार है 14 से 18। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे कि ये इसमें रहते हैं। देखो समानता का अधिकार यानी कि जो 14 से 18 तक लोग होते हैं स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में क्या होता है, सबकी जो ड्रेस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो 14 से 18 तक क्या हो गया, सेम, यानी कि समानता का अधिकार, सब समान है, ठीक है। फिर 19 से 22 तक क्या, स्वतंत्रता। तो 19 से 22 तक क्या होता है, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, सबको फ्रीडम मिलती है। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, 19 से 22 तक की एज तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 23-24। तो 23-24 में उसका क्या हो जाता है, ब्याह हो जाता है। तो अगर जैसे उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया उसका, तो क्या हो जाता है, उसका शोषण होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सॉरी इसको ऐसे नहीं। तो क्या है कि जब 23-24 में जब उसकी जॉब लग जाती है, तो जॉब में क्या होता है, उसको वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका एक तरीके से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। फिर याद करेंगे नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर वो क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की तरफ उसको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो 25 से 28 तक क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर 29-30 में क्या होता है, 29-30 में जाके उसको क्या होता है, वो सोचता है कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं रहना चाहता। तो वो क्या करता है, अच्छी तैयारी करता है, प्रिपरेशन। फिर 32 में क्या है कि संवैधानिक उपचार। फिर क्या करता है, 32 की एज में वो क्या होता है, संवैधानिक पद से जुड़ जाता है, यानी कि या तो वो अच्छा अधिकारी बन जाता है, कोई IAS IPS अधिकारी बन गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 50। तो देखो अनुच्छेद 50 जो दे रखा है 50 संविधान के किस भाग का हिस्सा है। तो देखो अनुच्छेद 50 किस भाग का हिस्सा है, अनुच्छेद 50 है भाग नंबर 4 का हिस्सा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं बताओ, नीति निर्देशक तत्व 32 से 51, ठीक है। तो 50 इसमें ही रहेगा। तो देखो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से सामाजिक आर्थिक सिद्धांत कौन से, 38, 39, 39A, 41, 41, 42, 43, 43 है, ये सिर्फ याद करने के लिए। तो ये सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत होते हैं। तो इसमें देखो समाज के बारे में और आर्थिक बारे में रहेगा। कैसे, पहले देखेंगे 44, तो समान नागरिक संहिता। देखो 4 और 4 सेम है, तो उससे समान नागरिक संहिता हो गई। फिर 4 और 5 दे रखे हैं, यानी प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा का अधिकार, ठीक है, यानी कि उसको 4-5 चीज़ें आती हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा अधिकार 86वां संशोधन। फिर अनुच्छेद 48 के अंदर क्या है, कृषि पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A के अंदर क्या है, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये सारे क्या है, उदारवादी सिद्धांत हमारे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 49 के अंदर क्या है, तो अनुच्छेद 49 के अंदर है स्मारक और राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 के अंदर क्या है, तो क्या है गाइस, क्या है कि अनुच्छेद जो हमारा दे रखा है 49 के अंदर क्या है, स्मारक और राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 के अंदर क्या दे रखा है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 के अंदर है। तो अनुच्छेद 50 पूछा था ना, तो इसके अंदर है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, ठीक है। तो देखो अब इसके 51 के A में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है, B में संबंध है, C में अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन है और D में विवादों का
बढ़ावा देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कौन से निर्वाचक मंडल द्वारा? जबकि राज्यपाल का किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है कौन सा वाला? तो जो होता है ना एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उसके द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? देखो, पकानी कोका दुयो दुशम, इसकी एक ट्रिक होती है, पकानी कोका। तो देखो 52 से स्टार्ट होता है, 52 पै यानी कि पद, 53 में नी यानी पै का से कार्य का कैसे क्या है? पूरा कार्यालय, मतलब निर्वाचन मंडल वगैरह। और नी यानी कि 54 में क्या है? निर्वाचन। तो देखो निर्वाचन 54 में आता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचित मतलब एमपी और एमएलए जो निर्वाचित होते हैं ना, एमपी और एमएलए निर्वाचित, मनोनीत नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ निर्वाचित एमपी और एमएलए लेंगे इसमें भाग, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। दिल्ली पुडुचेरी के जो सदस्य हैं एमएलए, 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ये भी ले सकते हैं इसमें भाग। लोकसभा और राज्यसभा में एमपी होते हैं वो निर्वाचित और मनोनीत। किसके लिए क्या बोलते हैं? और जो हमारी ये होती है ना, क्या जो एक क्या बोलते हैं इसको, एमएलए भाग ले सकते हैं ना। तो जो वो होते हैं उपराष्ट्रपति के लिए आएगा क्या? महाभियोग की प्रक्रिया यानी लॉयल्टी, हाँ। तो देखो निर्वाचित और मनोनीत एमपी भाग ले लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, महाभियोग में, है ना, समझ गए। फिर आते हैं अनुच्छेद, अब देखो पैकानी को यानी कि कोटा क्या होता है? निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है? अप्रत्यक्ष निर्वाचित, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त रीति होती है अनुच्छेद 55 में। प्रस्तावक 50 तो प्रस्तावक होते हैं और 50 क्या होते हैं? अनुमोदक होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 61। तो देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंदर है, ठीक है। तो संसद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, अनुच्छेद 61 के अंदर है महाभियोग। संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान में क्या परिभाषित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति जो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग में देखेंगे प्रस्ताव क्या है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है प्रस्ताव में, महाभियोग पे। लोकसभा राज्यसभा में चलती है प्रक्रिया, किसी भी सदन से प्रस्ताव लाया जा सकता है महाभियोग में, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो सदन के कुल सदस्य होते हैं उनका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, विशिष्ट बहुमत होना चाहिए, कुल 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर, दूसरे सदन में भी विशिष्ट बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके पश्चात उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना होगा। इसमें क्या है? राष्ट्रपति को प्राप्त होता है कि वह खुद है ना इसका मुखिया बनकर या इसका जो निरीक्षणकर्ता बनकर इसका क्या कर सकता है? नेतृत्व कर सकता है, जो कमेटी बनेगी उसका, ठीक है। फिर आ जाते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और यह मौलिक अधिकारों से कैसे जुड़ा है? तो देखो जो संविधान का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर है, अंतर्गत है, मौलिक अधिकारों कैसे जुड़ा है? तो देखो इसको हृदय और आत्मा कहा गया है संविधान का, ठीक है। तो एडीएम जबलपुर मामला आया था, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला बोला जाता है। इसमें क्या थी? रिटे लगाई गई थी। तो देखो किस में रिट जारी करती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट तो 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 याद रखेंगे, है ना। तो देखो पहली रिट थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर न्यायालय को समक्ष प्रस्तुत करना, मतलब यह गैर कानूनी नज़रबंदी और विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। मतलब आप किसी को नज़रबंद या गैर कानूनी तरीके से अगर आपने किसी को क्या किया है? नज़रबंद किया है, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या किया है? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो ये क्या है? उसके लिए उसका क्या करती है? उसके विरुद्ध काम करती है। फिर आती है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। क्या आदेश? कि किसी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण को ऐसा कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे वो पूरा करने में विफल रहा है। कोई भी सार्वजनिक अधिकारी है, इसे किसी निजी व्यक्ति को, राष्ट्रपति, राज्यपाल या जब कर्तव्य अनिवार्य ना हो के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग निषेध मतलब हम क्या करते हैं? निषेध करते हैं, मतलब किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया गया आदेश होता है, निचली न्यायालयों के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है उत्प्रेषण, यानी प्रमाणित किया जाना। तो निचली अदालत में लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने पर निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया जाता है ना। प्रमाणित किया जाना मतलब निचली अदालत में लंबित मामले के अपने पास स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है या अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने पर निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। फिर आ जाते हैं अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? तो
किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार को चुनौती देता है अधिकार परीक्षा। किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद को धारण करने के अधिकार को चुनौती देता है। आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का इनकार, सर्वोच्च न्यायालय इन रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, यह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी करता है। संपूर्ण भारत क्षेत्र में क्षेत्राधिकार होता है। जो अनुच्च न्यायालय होता है इसका जो रिट क्षेत्राधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ा क्या होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, कैसे कि इनकार तो ये भी नहीं कर सकता है, ये मौलिक अधिकारों का भी करेगा रिट जारी, और कानूनी जो अधिकार होंगे उल्लंघन करने पर भी रिट जारी करते हैं। इसलिए इसका क्या है, व्यापक होता है, पूरे राज्य में इसका होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के भी 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, फिर देखो लोकसभा का अगर कोई अध्यक्ष है तो 25 वर्ष मिनिमम, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और जो पंचायत के लिए 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कौन कौन से, अनुच्छेद 52 है। ठीक है, कौन सा है, 52। तो भारत का जो राष्ट्रपति है 52 में भारत के राष्ट्रपति यानी यानी पद है। ठीक है, फिर 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति यानी यानी कार्यपालिका की शक्ति। फिर 54 में है यानी निर्वाचन मंडल का नी। फिर 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, यानी कोटा। ठीक है, अनुच्छेद 56 में है कार्यकालीन पदावधि पकानी कोका। ठीक है, फिर दुयो दशम और आता है इसमें। ठीक है, फिर क्या है, अनुच्छेद 57 के अंदर क्या है, यानी कि दोबारा निर्वाचन। ठीक है, योग यानी योग्यता अनुच्छेद 58 में है। फिर 59 में है यानी शर्तें, है ना, द यानी कि दशा और शर्तें, है ना। फिर 60 में यानी शपथ और प्रतिज्ञा, और मैं यानी महाभियोग। तो 61 के अंदर क्या आता है, महाभियोग। ठीक है, 61 तक। और 62 के अंदर क्या है, तो राष्ट्रपति पद की जो रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय दिया गया है, तो 6 महीने के भीतर भर जानी चाहिए। ठीक है, उसका 62 के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है, जो प्रशासन के केंद्र सरकार के अधिकार के दायरे को और सीमाओं को परिभाषित करता है। मतलब कि जो कौन सा अनुच्छेद है वो केंद्र की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है ना, जो प्रशासन में केंद्र सरकार के अधिकार दायरे की सीमाओं को परिभाषित करता है, तो वो है अनुच्छेद 73। ठीक है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, नाम मात्र मुखिया बोला जाता है। तो देखेंगे अनुच्छेद 73 से सारे 72 तक क्या है, उपराष्ट्रपति है। 73 से हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद वगैरह। तो देखो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है 73 से। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो देखो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, ये संघ कार्यपालिका की शक्ति सीमा बताता है और उन विषयों तक लागू है जिन पर संसद कानून बना सकती है 73 में। ठीक है, फिर 74 में क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 74 के अंदर ये प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करते हैं। सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, सलाह को पुनर्लौटाया जा सकता है, लेकिन अगर फिर दोबारा अगर मंत्रिपरिषद द्वारा वो दिया जाता है कोई भी सलाह, तो उसको फिर राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंदर क्या है, तो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी और वेतन से संबंधित है। मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 77 के अंदर क्या है, भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 77। ठीक है, आया समझ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 78। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 78 क्या क्या कर्तव्य होंगे प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वो क्या करेंगे, संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। तो संघ के जो मामले हैं उनके मामलों के जो प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ठीक है, संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिसे राष्ट्रपति मांग सकते हैं। ये काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का। यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो किसी भी मामले में मंत्रिपरिषद को विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया उसको। ठीक है, आगे होगा समझ। ये सब क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होते हैं। देखो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होता है ना, उसके बीच में कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, पीएम इज़ द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, नेहरू जी ने कहा था। क्या एक तरीके का भूमिका निभाता है किसकी, गवर्नमेंट की। मतलब एक क्या है, उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर आ जाते हैं पुलिस शक्तियों के मनमाने उपयोग, जैसे हिरासत, अत्याचार, अवैध हिरासत,
को रोकने के लिए दिशा निर्देश किस संस्था द्वारा दिए गए? तो देखो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए। तो हमारा एक मामला था, कौन सा था? मामला था DK बसु बनाम बंगाल राज्य सरकार मामला 1997। तो गिरफ्तारी करते समय पालन किए गए जाने वाले विशिष्ट दिशा निर्देश दिए किसने? DK बसु बनाम। तो ठीक है, क्या तो इसके बाद आया राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, 1990 का अधिनियम था विधिक निकाय। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आया 1993 का अधिनियम। इसके अध्यक्ष कौन थे? वी रामा सुब्रमण्यम। फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है CBI, कौन सा है? CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। तो गैर विधिक निकाय है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का है। ठीक है, 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति, ये सब किसके अंदर होते हैं? समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये सब कौन? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, ये क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, और जो CBI है उसका गैर विधिक निकाय है। ठीक है, और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम आया था 1946, इसके तहत गठित हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम। राज्यसभा है, उसके सदस्य का जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किस देश से लिया गया? तो देखो राज्यसभा के जो चुनाव है वो किससे लिया गया है? याद करो, थोड़ा याद करो, जोर डालो अपने दिमाग पर। तो किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है क्या? राज्यसभा में का चुनाव की पद्धति। ठीक है, तो देख लेते हैं किस किस से क्या क्या लिए गए हैं स्रोत हमारे पूरे कंप्लीट संविधान से उधार लिए गए। तो देखो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? सरकार की संसदीय स्वरूप, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनवाद और क्या कैबिनेट प्रणाली ली गई है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, विधि क्या है? विधि का शासन या कानून का शासन लिया गया है, विधायी शक्ति या कानून बनाने की प्रक्रिया UK से ली गई है, एकल नागरिकता और प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, ये सब किससे लिए गए? ये सब लिए गए UK के संविधान से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे लिए? उससे क्या क्या लिया गया? तो राज्यपाल का पद, संघीय तंत्र, प्रशासनिक विवरण, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान, ये सब किससे लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के पद को हटाना। फिर ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिए गए? संवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक, देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता। ठीक है, ये किससे लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के। और आयरिश यानी आयरलैंड से DPSP, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, यानी कि किसके सिद्धांत लिए गए हैं? किसके प्रस्तावना के जो सिद्धांत है उनको। जापान के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21। ठीक है, याद रखेंगे। वाइमर संविधान जर्मनी, इससे क्या लिया गया है? सॉरी, जर्मनी का है, वाइमर है ना। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, 2021 का निलंबन होता है ना वो। साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और कनाडा, इसके से क्या क्या लिया गया? सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये सब कहाँ से लिए गए? कनाडाई संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की पद की शपथ दिलाता है जो उन्हें राज्य में कार्यकारी जिम्मेदारियों कानूनी रूप से संभालने की अनुमति देता है? तो देखो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की पद की शपथ दिलाता है ना। अब देखो तो ये क्या है, इसके -89 करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री वाला आ जाएगा, मतलब केंद्र का। तो देखो अनुच्छेद 164 पूरी देख लेते हैं अब क्या क्या है अनुच्छेद 163 से लेके। तो देखो 163 के अंदर है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है। 163 में कुछ मामलों में राज्यपाल विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है 164। इसमें यह राज्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी से संबंधित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर आ जाते हैं 165।
यह राज्य के महाधिवक्ता के बारे में है, जो राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। 165, ठीक है। फिर आ जाते हैं 167 में क्या लिख रखा है, यह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बढ़ाता है, बताता है। 167 एंड क्या करता है, वह राज्यपाल को सरकार के निर्णयों को प्रशासन की जानकारी देता है। 167 फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को रेखांकित करता है, जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जहां राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो देखो 163 है, वो कौन सा 163 में अभी हमने पढ़ा क्या, कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। कुछ मामलों में राज्यपाल विवेकाधिकार से कार्य, यानी कि उसको मंत्रिपरिषद की जरूरत नहीं है। तो 163 के अंदर पढ़ा है हमने ये। अब आ जाते हैं 153 के अंदर पढ़ते हैं। तो 153 के अंदर देखो क्या है, कि यह बताता है कि जो प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है, और प्रेजेंट टाइम में है भी, ठीक है। अनुच्छेद 154 में क्या लिख रखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसे वह स्वयं अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। अनुच्छेद 163 के अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है। कुछ मामलों में राज्यपाल विवेकाधिकार से कार्य कर सकता, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 167, यह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताता है कि राज्यपाल को प्रशासन और निर्णयों की जानकारी दे। 167, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद नंबर 24, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई। तो देखो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है उसके तहत किसी राज्य में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग को सौंपी गई है। अनुच्छेद 324, पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन हमारे, ठीक है। वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त, तो ज्ञानेश कुमार जी है हमारे। और कौन से 15वें 16वें कौन से हैं आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। तो भाग 15 में क्या है, चुनाव आयोग के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक है। क्या है, इलेक्शन कमीशन 324 से 329 कब हुई थी इसकी जो स्थापना हुई थी, 15 जनवरी और 1950 को, ठीक है। स्थायी और स्वतंत्र निकाय, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव, राज्य चुनाव आयोग। पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए राज्य चुनाव आयोग होता है, 243 के में लिखा गया है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को हम मनाते हैं मतदाता दिवस, तब इसकी क्या हो गई थी, वो हुई थी स्थापना चुनाव आयोग की, ठीक है। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, उपराष्ट्रपति, इनके अंदर इनका चुनाव आयोग क्या करवाता है, सारे क्या करवाता है, ये चुनाव आयोग के अंडर आते हैं सब, है ना। संरचना क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं, वो है ज्ञानेश कुमार जी, उसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयोग भी होते हैं, ठीक है। मूलतः एकल सदस्य निकाय होता है, मूलतः तो पहले एक एकल सदस्य था, अब 3 कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम शक्ति और कार्य। तो देखो पहली होती है प्रशासनिक, दूसरी सलाहकार, तीसरी होती है अर्धन्यायिक, ठीक है। तो देखते हैं कि शक्ति कार्य 3 प्रकार की होती है। तो देखो राष्ट्रपति द्वारा चुनाव क्या कराया जाता है, इनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, पदकाल होता है 6 वर्ष और अंतिम मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। संविधान में उल्लेख नहीं है, वेतन उच्चतम न्यायालय के जज के समान दिया जाता है वेतन इनको, ठीक है। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 324। तो देखो 324 के अंदर है क्या, तो चुनावों का अधीक्षण करेंगे, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के नीति होगा। 325 में क्या है, कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा, सब दे सकते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। अनुच्छेद 327 में क्या है, कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 300 किस में, अनुच्छेद 328 में क्या दे रखा है, किसी राज्य के विधानमंडल के ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। अब 61वां संवैधानिक संशोधन 1988, मतदान की उम्र घटाई गई है, 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी 1988 में। फिर 1989 में क्या की गई, चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था बन गया। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति हटाने की प्रक्रिया है इनकी, ठीक है। फिर आते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पूरा। 25 पे आ जाते हैं कि जो भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में स्वर्णिम चतुर्भुज से तात्पर्य क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, RAS का क्वेश्चन है ये। RAS 2024 या 25 लगा था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, गोल्डन ट्राइंगल क्या है, ठीक है। मेनका गांधी मामला है ना 1978, उसके तहत बताया गया था गोल्डन ट्राइंगल। ये है अनुच्छेद 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है, ऐसे याद करेंगे 14, 19, 21, ठीक है।
और ये एसएससी में आया, एनटीपीसी में भी आ चुका, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 19 के अंदर क्या लिख रखा है कि बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार, 6 स्वतंत्रता होती है। कौन कौन सी 19 के अंदर? दो पहली है, सामरो से याद करेंगे इसको, ठीक है। 19 के फर्स्ट के ए में, 19 के फर्स्ट के अंदर है सारी, ठीक है। तो एस यानी स्पीच, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर बी से है, 19 के बी में क्या है? ए मतलब कि एसोसिएट होने की, मतलब शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ठीक है। फिर है 19 के 1 में सी में क्या है? ए यानी कि क्या करना, एसोसिएशन बनाना, यानी कि संघ, संगम एवं सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है। फिर 19 के डी में क्या है? एम यानी क्या करना, एम यानी कि क्या कर सकता हूँ मैं? बताओ बताओ बताओ। घूमने का अधिकार है, मतलब बोलो, घूमने के अधिकार को एम से क्या लिखेंगे? कहीं भी क्या कर सकता हूँ मैं? तो क्या कर सकता हूँ, याद करूँगा थोड़ा, मैं भी भूल चुका हूँ इसको। भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार है, मतलब कहीं भी क्या कर सकता है वो, ऐसे याद रख सकते हैं, क्या कर सकता है? एक सेकंड। तो आ गया याद गाइस, मूवमेंट। एम से क्या हो जाएगा? मूवमेंट, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। और आर से क्या हो जाएगा? 19 के 1 के ई में भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार, यानी रेजिडेंस। तो सामरो से हम याद रख लेंगे, और एफ का हम याद रख लेंगे। एफ में क्या लिख रखा है? एफ से 19 के जो एफ है उसमें क्या किया था? संपत्ति का अधिकार था। उसको 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हटा दिया गया, और 300 ए में इसको ऐड कर दिया गया भाग नंबर 11-12 में, ठीक है। फिर आ जाते हैं, और एक इसमें ओ और है, ओ मतलब जी से है कोई भी व्यवसाय, ओ यानी ऑक्यूपेशन, यानी कोई भी व्यवसाय, वृत्ति या आजीविका का अधिकार है, ठीक है। फिर 19 के 2 में क्या दे रखा है? उचित प्रबंधन। प्रतिबंध किसका है? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं किस किस पर? भारत की संप्रभुता और अखंडता, मानहानि, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, शालीनता और नैतिकता आदि पर क्या लगाए जा सकते हैं? इनके तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, अगर हानि हो रही है तो। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 नहीं, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो, लाभ का पद शब्द जिसका उपयोग संसद के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कुछ ऐसे पद धारण करते हैं जो स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है? 102 के तहत, ठीक है। तो देखेंगे 102 में क्या क्या तहत है, इसके तहत क्या क्या है। तो देखो अनुच्छेद 102 में लिख रखा है सदस्यों के लिए अयोग्यता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ए में, जो इसका फर्स्ट ए है उसमें क्या लिख रखा है कि यदि वह भारत सरकार का क्या है, किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ का पद धारण करता है तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। फिर फर्स्ट के बी में क्या लिख रखा है? यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और सक्षम न्यायालयों द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। यदि वह क्या है? सी में क्या लिख रखा है? यदि वह अनुमोदित है, दिवालिया है, यानी कि वो क्या है? डेप्ट में है, तो वो क्या होगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। फर्स्ट के डी में क्या लिख रखा है? फर्स्ट के डी में है कि, एक सेकंड रुकेंगे, तो फर्स्ट के डी में है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण की है उसने, तो वो क्या हो जाएगा? एब्रोगेट, अबॉलिश कर दिया जाएगा, यानी अयोग्य हो जाएगा, अनकैपेबल। फिर हो जाएगा, यदि वह संसद द्वारा बनाए किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य, 10वीं यानी वो उसने क्या किया? दल बदल कानून पर क्या किया है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है इस पर, उसने क्या किया? दल बदल किया, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा उस पर। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 से 10th शेड्यूल के अंदर है, ठीक है। याद रखना है हमको ये चीज़। आ जाते हैं नेक्स्ट, दल बदल के तहत अयोग्यता कैसे होती है वो देखते हैं। यदि सदस्य स्वेच्छा से उस पार्टी के सदस्य छोड़ देता है जिसके टिकट पर निर्वाचित हुआ है तो दल बदल पर अयोग्यता हो गई। यदि वह अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करता है तो अयोग्यता हो गया। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, कोई निर्दलीय है तो अयोग्य हो जाएगा। कोई भी निर्दलीय सदस्य है वो राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो अयोग्य हो जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद पार्टी में शामिल होता है तो वो अयोग्य हो जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। अपवाद क्या है? 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ, मिलना 2/3 सदस्य अगर क्या है मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? मतलब जो
क्या मिला, इसके 2/3 सदस्यों की इसमें क्या चाहिए, बहुमत चाहिए, मतलब अयोग्य घोषित करने के लिए 91वां संवैधानिक संशोधन। फिर आता है कि जो कियोटो होलोहान वर्सेस जच्चितो जो मामला हुआ था, कियोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलो मामला, इसमें क्या था, पीटा, एक सेकेंड, इसमें क्या था, जो पीठासीन अधिकारी था, पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम है लेकिन न्यायपालिका में समीक्षा कर सकती है, ये कहा गया था उसमें। फिर आ जाता है अनुच्छेद नंबर 105। तो देखो, संसद और सदनों की शक्तियाँ एवं उनके उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार आदि, ठीक है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, तो इनके देखो, संसद और सदनों की शक्तियाँ और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि, इनमें देखेंगे कि संसद में बोलने की आज़ादी होगी। संसद का कोई भी सदस्य संसद में अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कभी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो संसद का कोई भी सदस्य है, वो क्या है, संसद में अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में अदालत में किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा संसद का सदस्य। इनको मुक्त किया गया है इस चीज़ से। फिर आ जाता है, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और मुक्तियाँ समय समय पर संसद द्वारा परिभाषित की जाती है। उनके खिलाफ कोई भी नागरिक कार्यवाही नहीं की जाती है। जो संसद के प्रत्येक सदन के जो सदस्य होते हैं, उनकी शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों समय समय पर संसद द्वारा परिभाषित की जाती है। उनके खिलाफ कोई नागरिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस प्राधिकरण के पास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने की शक्ति है, जिससे वह केंद्र शासित प्रदेश किसी मौजूदा उच्च न्यायालय की न्यायिक प्राधिकार के अंतर्गत आ जाता है। किसके पास है, संसद के पास। अनुच्छेद 230 के अंतर्गत देखेंगे। अनुच्छेद 231 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। लक्षद्वीप के लिए केरल वाला है, पुडुचेरी के लिए मद्रास हाईकोर्ट है, दादर नागर के लिए हैदराबाद का हाईकोर्ट है, अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट है, ठीक है। तो भारतीय जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के लिए धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाजों, पारंपरिक कानून और जमीन एवं संसाधनों के बारे में खास नियम देता है। तो जो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो नागालैंड के लिए धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाजों, पारंपरिक कानून तथा और ज़मीनी संसाधनों के बारे में खास नियम देता है, तो वो है 371A, ठीक है। देखते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो 371 के अंदर है क्या, कुछ राज्यों के विशिष्ट शक्ति और विशिष्ट प्रावधान है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 याद करेंगे सब लोग। तो इसमें क्या है कि देखो 371 के अंदर है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। फिर ए में आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे, कौन से ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक है नाम आसमा जी के, ठीक है। तो नाम से आ जाएगा नागालैंड, 371 में नागालैंड के लिए, ठीक है। फिर ए से आ जाएगा असम के लिए विशेष प्रावधान बी में। फिर 371 सी में एम आ रहा है यानी मणिपुर के लिए। फिर 371 डी में आ रहा है नाम आ गया। फिर आसमा यानी डबल ए, तो ए आ जाएगा डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। फिर दोबारा ए, तो ई में आ जाएगा आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना 2 बार आता है आंध्र प्रदेश इसमें। आसमा से यानी कि से क्या हो जाएगा सिक्किम के विशेष प्रावधान एफ में। फिर एम साम में यानी कि जी में मिजोरम के लिए। फिर रो नाम आसमा आ जाएगा ना, आसमा, तो आसमा से हो जाएगा ए यानी कि एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए। जी से हो जाएगा गोवा के लिए आई में, और के से हो जाएगा कर्नाटक के लिए जे में। तो नाम आसमा जी के से हो जाएगा। फिर देखते हैं कि जो किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है आदि शर्त अपने कर्तव्य का पालन करने का अधिकार का आदेश देना, वो होता है परमादेश का मतलब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा आज की क्लास का, कि जो भारत का राष्ट्रगान है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, ठीक है। तो देखो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत, ठीक है। तो देखो 389 सीट पर सबसे पहले चुनाव हुए थे, 296 निर्वाचित थी, 93 मनोनीत थी नॉमिनेटेड रियासतों से, ठीक है। इसमें जो 292 थी वो गवर्नर प्रांत से थी, 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत से थी। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने क्या किया था प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और 24 जनवरी 1947 को क्या एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान के सुलेखकर्ता हिंदी में वसंत कुमार वैद्य, और इंग्लिश में कौन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चित्रकारी किसने करी है, नंदलाल बोस ने करी है, ठीक है। 3:2 है ना। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था।
पिंगली वेंकैया डिज़ाइनर थे इसके, ठीक है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 मई में। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। प्रतीक था हाथी हमारे संविधान सभा का। और 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। इसी दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, यानी कि नागरिकता चुनाव और अस्थायी संसद। और इसके अंतरिम सचिव मतलब पहले जो अस्थायी कौन अध्यक्ष बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, अस्थायी संसद के। तो इसी के साथ गए हमारा जो आज का जो PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। एंड मैंने लेक्चर 3 तक का मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको। और जैसे जैसे लेक्चर्स होते रहेंगे एक कंप्लीट करवाता रहूँगा एंड इसी तरीके से रिवीजन चलता रहेगा। आप लोग सभी इसकी जितनी भी PDFs है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, तो आप लोग रिवाइज़ करते चलें एंड इसको कंप्लीट करते चलें, बिकॉज इससे ज़्यादा आउटपुट देखो कहीं नहीं मिलेगा कम टाइम में। वैसे तो नोट्स सर्वोपरि है, अगर किसी ने बैच पढ़ा हुआ है तो उन्हीं को बार बार रिवीजन करो, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर किसी ने नोट्स नहीं पढ़े और उसका इनिशियल फेज़ है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तो वो PYQ सीरीज़ से नंबर ला सकता है 20 से 30 के बीच में, आराम से उसके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर वो मेरी जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन चल रही है वो फॉलो कर लेता है तो 30 या 35 नंबर उसके आराम से ले आएगा वो, अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो कर लेता है तो ईज़िली, ठीक है। तो और मैंने नोट्स की भी वीडियोस डाली हुई, तो अगर आपको नोट्स करना है, अभी टाइम है काफ़ी, तो आप उनसे भी बार बार रिवीजन कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, है ना। और जो हमारे बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 होगा उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा आप लोगों से, सभी से।